क्लास 9। बेटा आज हम पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो मैंने ये बता दिया था मैटर किस चीज का बना हुआ है, पार्टिकल का बना हुआ है। ठीक है, इसके लिए हमने एविडेंस भी पढ़ लिया था और पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक भी हमने पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर यानी कि मैटर किस किस रूप में दिखाई देता है। फिलहाल मैं 3 फॉर्म्स ही करवाऊंगी, टाइम मिला तो बाकी 2 और बताऊंगी। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो ऐसी क्या चीज है, एक हमारा सॉलिड है, एक लिक्विड है और एक गैस है, ऐसा क्या है भाई? इनकी प्रॉपर्टी पता लगाने के लिए हमारे पास एक टर्म आता है, द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। किस बात पे निर्भर करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अरे भाई पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स। अब सोचो कि अगर 2 पार्टिकल हैं और दोनों ने एक दूसरे को बड़ी तेजी से जकड़ रखा है तो मूव नहीं कर सकती, क्या हो जाएगा? सॉलिड। तो ये तुम 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हो भाई, ये तुम 3rd क्लास से पढ़ते आ रहे हो। यानी कि अगर हमें ये पता लगाना है, स्टेट ऑफ मैटर पता लगाना है, तो हमें इस बात का जरूर पता होना चाहिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा है। तो सॉलिड के केस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा? ज्यादा। तुम आसानी से उसको तोड़ नहीं सकते, है ना भाई। एक स्टील की तार लो, उसको काटने की कोशिश करोगे, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेगी, है ना, है कि नहीं? ओके, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, है ना। तो आइए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? द फोर्सेस होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर। वो फोर्स जो पार्टिकल को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखता है उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज मैंने एक ही लाइन में लिखने की कोशिश की है, ऐसे ही लर्न कर लेना। इसको इलेबोरेट करके तुम पेपर में लिख सकते हो। देखो ध्यान से, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जो भी हमारा मैटर है उनकी मैंने कितनी स्टेट बताई? 3 स्टेट, है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कैसे सॉलिड किस तरह से बिहेव करेगा, लिक्विड किस तरह से बिहेव करेगा, गैसेस किस तरह से बिहेव करेंगे, वो चीज। ठीक है, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, 2 पॉइंट्स और लिखूंगी। देखो शेप, जरा बात समझो। अगर सॉलिड है तो सॉलिड का शेप तुम आसानी से, जैसे मेरे पास ये डस्टर है, ठीक है, तो मैं इस पे जोर लगा लूं। ठीक है, सॉलिड क्या है? सॉलिड ही तो है। हाँ, तो सॉलिड क्या है? इनका शेप क्या है? डेफिनेट। तुम आसान फोर्स लगा के इसको इजीली शेप नहीं बदल सकते। बात समझ में आई? सॉलिड्स का शेप क्या होता है? डेफिनेट। लेकिन लिक्विड का शेप ना डेफिनेट नहीं होता। जैसे पानी है, पानी को ग्लास में डालोगे तो अलग शेप का होगा, उसी पानी को अगर कटोरी में डालोगे तो कटोरी का शेप ले लेगा। तो जिस भी बर्तन में डाला जाएगा उसका शेप ले लेगा। तो यानी लिक्विड्स का क्या नहीं होता? फिक्स शेप नहीं होता। गैसेस का भी फिक्स शेप नहीं होता। जिस भी बर्तन में, भाई गुब्बारे में हवा डालोगे तो गोल शेप ले लेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इनका भी क्या नहीं होता। अच्छा, वैसे भी लिक्विड और गैसेस को क्या बोला जाता है? फ्लूइड्स बोला जाता है, क्योंकि दोनों क्या करती है? फ्लो करती है। लिक्विड और गैसेस को क्या बोला जाता है? कंबाइनली इनको क्या बोला जाता है? फ्लूइड्स बोला जाता है, क्योंकि ये आसानी से क्या करती है? फ्लो करती है। ओके, अच्छा वॉल्यूम की बात करो। वॉल्यूम की बात करो भैया, वॉल्यूम अगर मैं इस वाले डस्टर की ही मैं बात करती हूँ, मैं अगर इसका वॉल्यूम लूंगी तो इसका अपना कुछ ब्रेड्थ है, अपनी कुछ लेंथ है और अपना कुछ मोटाई है। दिख रहा है? मोटाई है, लंबाई है, चौड़ाई है। तो इसका क्या निकलेगा? इसका वॉल्यूम क्या है? फिक्स वॉल्यूम है ना भाई। इसका वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम होगा। तुम यहाँ पे फिक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, लिक्विड का भी वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स होगा। यानी अगर तुम ग्लास में डालोगे या उसको तुम कटोरी में डालोगे तो वॉल्यूम जब तुम निकालोगे ना, वॉल्यूम निकालते हो ना, स्फेयर का, हेमिस्फेयर वगैरह का निकालते हो कि नहीं निकालते? तो वॉल्यूम क्या रहेगा? इसका फिक्स रहेगा भाई। पानी तो ज्यादा कम नहीं होने वाला ना, समझ रहे हो बात मेरी? क्या ग्लास में डालते पानी ज्यादा हो जाएगा? दिखने में ज्यादा लगेगा, है ऐसा तो नहीं ना, पानी ज्यादा कम तो नहीं हो सकता ना। ओके, तो वॉल्यूम इनका क्या होगा? डेफिनेट। लेकिन गैसेस का वॉल्यूम इनडेफिनेट होगा। अब जरा सोचो, इनडेफिनेट का मतलब ये कि इसमें आपका फिक्स नहीं होगा। अगर आप पूरे कमरे की बात करते हो तो पूरे कमरे के अंदर गैसेस है मेरे पास, तो मैं इनको दबा सकती हूँ। गैसेस को क्या किया जा सकता है? कंप्रेस किया जा सकता है। तो यानी कि इसका वॉल्यूम भी क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है। गैसेस को तुम दबा सकते हो। अरे सीएनजी, कंप्रेस नाइट्रोजन गैसेस वगैरह सुनते हो ना, सीएनजी वगैरह सुनते हो ना, क्या है? गैसेस ही तो है। ठीक है, हाँ, अब इस पे पूरा लेक्चर आना चाहिए, है ना। चलिए आइए, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना, किसी चीज को दबाना। क्या सॉलिड को दबाने से पिचक जाएगा? अगर वो हार्ड सॉलिड मेरे पास है तो क्या उसको दबाने से वो पिचक जाएगा? नहीं, इतनी आसानी से नहीं होगा। तो यानी कि कंप्रेसिबिलिटी में सॉलिड्स क्या है? नॉन कंप्रेसिबल। लिक्विड्स भी क्या है? नॉन कंप्रेसिबल। देखो जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं ना तो वहां पे लिक्विड को नॉन कंप्रेसिबल ही माना जाता है, लेकिन एक्चुअली थोड़ा बहुत कंप्रेसिबल होता है, थोड़ा बहुत
कर सकते हैं, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, हाईली कंप्रेसिव। ओके, रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता, सख्तपना, है ना। तो सॉलिड्स डेफिनेटली क्या होते हैं, वेरी रिजिड। लिक्विड्स क्या होते हैं, सॉलिड के मुकाबले कम रिजिड होते हैं, यानी कि लेस रिजिड होते हैं। और गैसेस क्या होती है, बिल्कुल भी रिजिड नहीं होती। गैसेस क्या नहीं होती, रिजिड नहीं होती, कठोर नहीं होती। ओके, डेंसिटी की बात करो। अच्छा, डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा समझ लो बेटा। डेंसिटी को समझो। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, रो। ये P जैसा मैंने बनाया है ना, ये इसे बोला था रो, ROW, रो, ठीक है, इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब है, अगर मान लो मेरे पास कोई रॉड है ना, इतना बड़ा रॉड है, और मैंने कहा ये पार्टिकल से बना हुआ है। मैंने क्या कहा, इसको हमने प्रूफ किया कि ये पार्टिकल से बना हुआ है। अगर इसके छोटे से जगह में 50 पार्टिकल्स आ रही हैं और दूसरा रॉड मैंने ले लिया, इसके उतनी ही जगह पे अगर 10 पार्टिकल आ रही हैं, तो कौन सा ज्यादा भारी होगा भाई, इसके मान लो 1 मीटर क्यूब पे, इतने छोटे से जगह पे, या 1 सेंटीमीटर क्यूब पे 50 पार्टिकल्स आ रहे हो, और इसमें कितने आ रहे हो, 10 पार्टिकल्स आ रहे हो, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई, जिसपे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, ज्यादा है। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा, सुनो ध्यान से। तुम जिस कमरे में बैठे हो फिलहाल, उस कमरे में मान लो 5 बंदे बैठे हुए हैं, कोई टीवी देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, 5 बंदे, ठीक है। कमरे का वॉल्यूम तो फिक्स है, कमरे का वॉल्यूम बढ़ या घट तो नहीं सकता, तो कमरे का वॉल्यूम फिक्स है, वहां पे 5 लोग बैठे हुए हैं। अब उसी कमरे में अगर 5-10 और बाहर से लोग आ जाए, तो एक छोटे से कमरे में मास क्या हो जाएगा, ज्यादा, डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ये बात तो समझ में आती है। तो एक छोटे से जगह पे कितने पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, वो क्या बताते हैं, डेंसिटी। अगर एक छोटे से जगह पे 50 पार्टिकल्स हैं और उतनी ही दूसरी जगह पर 10 पार्टिकल्स हैं, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, जहां पे 50 पार्टिकल पड़े हुए हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। बात कुछ समझ में आ रही है, ठीक है, आ रहा है वटेवर, है ना। डेंसिटी क्या होगी, तो सॉलिड में क्या होता है, सारे के सारे पार्टिकल एक दूसरे से ना बड़े, मैंने क्या बोला, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, ज्यादा। तो पार्टिकल एक दूसरे के साथ बड़ी बॉन्ड के साथ, बहुत तेजी के साथ क्या होता है, जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं, राइट। तो डेंसिटी ज्यादा किनकी होगी, सॉलिड्स की। लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी, कम, और गैसेस की डेंसिटी तो बहुत कम, ठीक है। इसके बाद क्या आया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो मेरे ख्याल से डेंसिटी समझाते टाइम मैंने बता ही दिया था। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में क्या है, ज्यादा। भाई पढ़ा था ना सॉलिड का, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल सटे सटे से होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर दूर होते हैं, गैसेस में ज्यादा दूर होते हैं, है ना। तो वही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, सॉलिड में ज्यादा फोर्स है, तभी तो वो आसपास पड़े हुए हैं। लिक्विड में क्या होगा, वीकर देन सॉलिड, और गैसेस में क्या होगा, बिल्कुल ही नहीं के बराबर, नेग्लिजिबल। इतनी बात क्लियर होती है। 2 पॉइंट और लिख जाओ, काइनेटिक एनर्जी के बारे में लिख जाओ, और एक इसमें लिख लीजिए। सी द 7th पॉइंट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, भाई ये पार्टिकल्स क्या, मैंने बोला कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, है ना। तो बात समझिए, अगर एक दूसरे से सटे हुए पड़े होंगे, जो एटम या मॉलिक्यूल्स जो हैं, जब एक दूसरे के बड़ी क्लोजली पड़े हुए होंगे, कि क्या आसानी से मूव कर पाएंगे, नहीं, मूव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यानी अगर मूव नहीं कर पाएंगे तो क्या काइनेटिक एनर्जी होगा। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, अब इसमें थोड़ा सा टेंशन होगा भाई। वो एनर्जी जो बॉडी के, जो पार्टिकल्स के या बॉडी के मोशन की वजह से आता है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स में समझिए, काइनेटिक क्या होगा, सॉलिड में क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि ये तो एक दूसरे के बड़े क्लोजली पड़े हैं, तो हिलेंगे कैसे, राइट। तो ये इनमें क्या होगा, मिनिमम। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर होते हैं, तो थोड़ा सा बढ़ जाता है इनकी काइनेटिक एनर्जी। और गैसेस में तो एक इधर एक उधर, यानी गैसेस में क्या होता है, काफी स्पेस होता है ना, तो वो बड़ी तेजी से इधर उधर फुदकते रहते हैं, भागते रहते हैं। ओके, तो वेरी लार्ज, गैसेस के केस में क्या होता है, वेरी लार्ज काइनेटिक एनर्जी होगा। भाई काइनेटिक एनर्जी का नहीं पढ़ा हुआ तो मैंने समझा दिया ना, बॉडी में ना हम मैकेनिकल एनर्जी जब पढ़ेंगे ना, तो आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को, उसकी वीडियो बनी भी हुई है, मैं पढ़ा भी दूंगी। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी और एक क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की जब भी बात होगी ना, बॉडी में क्या होना चाहिए, मोशन, पार्टिकल्स में क्या होना चाहिए, मोशन, तो ही क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, ओके। एक्सपेंशन ऑन हीट, गर्म करने पे कितना फैलेगा, एक्सपेंशन, फैलाव, ऑन हीट, गर्म करने पे चीज कितनी फैलेगी, सॉलिड्स कम फैलेंगी, लिक्विड्स सॉलिड से ज्यादा फैल जाएंगी, और गैसेस जो है उनको अगर आप गर्म करोगे तो बहुत ज्यादा फैलेंगे, ठीक है, तो एक्सपेंड करेंगे। बेटा इतनी प्रॉपर्टीज कर लो, इतने में आपके 1 मार्क क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे।
ठीक है, ओके, डू इट एंड लर्न इट। नोट्स यहीं से बना लेना।